बच्चों, आज हम आप लोगों को सुमित्रानंद पंत की कविता वे आँखें के बारे में बताएंगे। इसको पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। यह इम्पोर्टेंट पार्ट है। बच्चों, सुमित्रानंद पंत छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्ता था। उनकी आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इलाहाबाद आ गए। सन 1919 ईस्वी में उन्होंने मयोगर सेंट्रल जेल में प्रवेश लिया, परंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर परीक्षा दिए बिना पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसके बाद स्वाध्याय में लग गए। सन 1938 में उन्होंने रूपाक्ष नामक पत्रिका निकाली। सन 1950 से 1957 तक वे आकाशवाणी में हिंदी के सलाहकार रहे। पंत जी को सोवियत भूमि का नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पंत जी का सन 1977 में निधन हो गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी आदि प्रमुख हैं। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, आलोचनात्मक कथा आदि विधाओं में भी रचनाएं की। छायावादी कवियों में सुमित्रानंद पंत का प्रधान स्थान है। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 चरण हैं। पहले वे छायावादी हैं, फिर समाजवादी आदर्शों से प्रेरित होकर प्रगतिवादी और उसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर अध्यात्मवादी हैं। पंत जी को छायावाद का सुकुमार कवि माना जाता है। उनका संपूर्ण हिंदी साहित्य आधुनिक चेतना लिए हुए है। उनकी गुंजन रचना में प्रकृति और मानव सौंदर्य के प्रति नई भावनाएं हैं। पंत जी की भाषा शैली अत्यंत सजीव चित्रमयी है। वे भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उन्होंने अपनी भाषा में अधिकतम तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से काव्यात्मक होने के कारण उनकी भाषा अलंकृत हो गई है। वे खड़ी बोली के पक्षधर थे। उनकी शैली चित्रमयी, भावमयी और प्रवाहमयी है। वे आँखें कविता सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित है। इसमें किसान की दयनीय एवं मार्मिक दशा का चित्रण किया गया है। थकी और दुख भरी किसान की आंखों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि किसान उनकी गहराई इतनी अधिक है, वे अंधकारयुक्त गहरी गुफा के समान हृदय को डराने वाली लगती हैं। उन आँखों में बहुत अधिक भयानकता और दीनता एवं दुख के कारण एकांत में रोती रहती हैं। किसान का जीवन अभावों से भरा हुआ है और वह जीवन भर कष्ट झेलता रहता है। किसान स्वतंत्र है और उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। जब वह दुख और अभावों की धारा के बीच घिरा हुआ है तो संसार किनारों के समान उससे दूर हट गया है। अभावग्रस्त किसान की कोई भी मदद नहीं करने को तैयार नहीं है। जिन खेतों से उसे निकाला गया उन खेतों की फसलें आज भी उसकी आंखों के समक्ष लहरा रही हैं। खेत के एक तिनके की हरियाली को देख उसका जीवन सुखद हो जाता था। किसान का एक बेटा ही था जो उसे बहुत प्यारा था, लेकिन जमींदार के नौकरों ने उसे जवान बेटों को लाठियों से मार डाला। उसके चेहरा किसानों की आंखों में घूमता रहता था। दूसरे पद में कवि ने कह रहे हैं कि किसान ने साहूकार से रुपए उधार लिए थे। साहूकार ने उन रुपयों को वसूलने के लिए किसान का घर तक बिकवा दिया। उसने किसान की आर्थिक दशा पर तरस खाकर ब्याज का भी एक पैसा नहीं छोड़ा। बैलों की जोड़ी का नीलाम होने भी उसे बहुत दुख पहुंचाता है, जिससे वह रोने लगता है। उसकी गाय भी उसके सिवाय और किसी को अपने दूध नहीं दूहने देती थी। हरियाली से युक्त खेती लहलहाती हुई सुख प्रदान करती थी। आज वह उजड़ गई। सुख के दिन समाप्त हो गए। उसकी आंखों से इसलिए भी आंसू बहने लगते हैं कि उसकी पत्नी दवाई और देखभाल के अभाव में मर गई थी। इतना ही नहीं, माँ का दूध पीने वाली छोटी बेटी भी बिना देखभाल के 2 दिन बाद मर गई। अभावग्रस्त किसान अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सर्वथा असफल रहता है। तृतीय पद में कवि कहते हैं कि किसान के जीवन की दुविधाओं और चिंता से ग्रस्त बताता है। उसका बीता हुआ जीवन सुखद अनुभूति की याद मात्र बनकर रह जाता है। कवि कहता है कि किसान की पुत्र वधू विधवा होकर घर में रहती है।
उसे घर की लक्ष्मी माना जाता था, जबकि वास्तव में उसी ने अपने पति को मरवाया था। एक दिन जब उक्त बातों का पता चलता है तो थानेदार उसे पकड़कर लाने का आदेश देता है, किंतु वह कुएं में छलांग लग जाती है और डूबकर मर जाती है। कवि कहता है कि कोई बात नहीं, पैर की जूती और पत्नी नहीं रहती है तो दूसरी आ जाती है, लेकिन अपने जवान बेटे की मौत के बाद करके किसान चेतना शून्य हो जाता है और वह दुख से व्याकुल हो तड़पने लगता है। किसान अपने बीते हुए सुखद जीवन को जब याद करता है तो एकाएक उसकी आंखों में चमक आ जाती है, किंतु शीघ्र ही दुख की छाया में से उसका चेहरा फीका पड़ जाता है और उसकी आंखें तीक्ष्ण धार के समान उसे पीड़ा देने वाली लगने लगती हैं। यहाँ कवि ने किसान के साथ होने वाले विश्वासघात का उल्लेख किया है, तीखी नोक सदृश के समान बताया है। यहाँ उपमा दिए हैं कवि ने। इसका प्रश्न आप लोग देख लेंगे बच्चों, अगले दिन दूसरी कविता को बताएंगे हम। धन्यवाद।